दोस्तों, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है, एक सफल व्यक्ति बन जाता है, यानी उसको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, तो उसके बाद में उसके घर परिवार वालों को सिर्फ़ और सिर्फ उसके बेटे या फिर बेटी, उसके लिए एक ही चिंता होती है कि किसी भी तरीके से इसकी शादी कर दी जाए। और दोस्तों, इंसान शादी करता भी इसलिए है कि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। हालांकि शादी करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि एक परिवार होता है, उसमें एक पत्नी होती है या फिर पति होता है जो कि दुख दर्द में इंसान का साथ देता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में, आज के इस ज़माने के अंदर जो इंसान के खून के रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, ताऊ, फूफा, बाकी के जो रिश्ते होते हैं, उन सारे रिश्तों से जो सबसे एक करीबी रिश्ता माना जाता है, जिसके ऊपर इंसान बहुत आँख मूंद कर भरोसा करता है, और वो रिश्ता होता है पति और पत्नी का रिश्ता। और एक तरीके से ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अननोन पर्सन के अंदर बनता है, यानी कि एक उस इंसान से रिश्ता जुड़ जाता है कि जिसको पहले कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। ये मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में इस पवित्र रिश्ते को भी एक तरीके से खोखला करने वाली कहानियाँ सुनाई पड़ रही हैं। एक तरीके से इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र करने वाली कहानियाँ सुनाई पड़ रही हैं। कई कहानियों में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसको सुनने और देखने और पढ़ने से भी हमें यकीन नहीं होता। हम लोग एक बार को सोच समझ नहीं पाते कि इस तरीके का भी हो सकता है। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि एक सरकारी स्कूल के अंदर नाइट गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है कि उसी समय कुछ अज्ञात बदमाश वहाँ पर आते हैं और उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब दोस्तों, इस व्यक्ति की हत्या तो हो जाती है, लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है तो ये जो कत्ल था, ये इतनी सावधानी से, इतना ज़्यादा सतर्क और इतनी ज़्यादा चालाकी से किया गया था कि पुलिस को इस पूरी गुत्थी सुलझाने में लगभग 25 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, इन 25 दिन के बाद में पुलिस जो खुलासा करती है, उस खुलासे को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था, और हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर इस कत्ल के पीछे ये वजह निकलेगी। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो इस पूरी घटना को परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक, और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कमेंट्स मैं वीडियो के अंत में पढ़ूंगा। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिहार प्रदेश की। और दोस्तों, इसी बिहार प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसको हाजीपुर बोलते हैं, और इसी हाजीपुर में एक थाना पड़ता है रुस्तमपुर, और यहीं का एक गांव है, उस गांव का नाम भी रुस्तमपुर है। बात कर रहा हूं मैं 7 दिसंबर साल 2023 की। 7 दिसंबर साल 2023 की ये बात है कि एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र कुमार, जो वहीं पर अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर पर एक सरकारी स्कूल के अंदर एक तरीके से नाइट गार्ड की ड्यूटी करता है, अपनी पत्नी रेखा के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रहे। किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। जो नाइट गार्ड की ड्यूटी करता है उससे इतने पैसे मिल जाते हैं कि जिससे परिवार का जो भरण पोषण है ये बहुत अच्छे से चल सके। अब इसी तरीके से ये ज़िंदगी चल रही थी। अब आए दिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आम होती जा रही हैं। आए दिन इस तरीके की घटनाएँ मिल रही हैं कि जो जितेंद्र कुमार है, जब नाइट ड्यूटी कर रहा होता है तो उसी समय एक बाइक आती है। अब जैसे ही वो बाइक आती है कि जितेंद्र कुमार को समझ पाता, वहीं बाइक सवार जो व्यक्ति थे वहीं से फायर किया जाता है, और फायर इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाता है कि जितेंद्र कुमार अपने आप को बचा भी नहीं पाते। उसी समय एक के बाद एक कई गोलियां जितेंद्र कुमार को लगती हैं, और उसके बाद में वो जो हमलावर आए थे वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही गोलियों की आवाज़ आती है, गाँव की तरफ से एक भीड़ उस तरफ जाती है, उस नाइट स्कूल की तरफ जाती है। अब जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर जो नाइट गार्ड ड्यूटी करता है, जिसका नाम जितेंद्र कुमार, उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये था कि हत्या किसने की। अब इसलिए जब ये खबर उसकी पत्नी रेखा तक भी पहुँचती है कि हत्या हो गई है, वो भी दौड़ी दौड़ी उस जगह पर पहुँचती है, और अपने पति की ये हालत देखकर वो भी एक तरीके से चीखने लगती है, पुकारने लगती है, और यही कहती है कि उसका पति, उसकी किसी से क्या दुश्मनी है, वो तो सिर्फ यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते थे जिससे कुछ पैसे आ सके
और जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि किसी ने उसके पति की भी हत्या कर दी। अब दोस्तों वहीं से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब दोस्तों जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस जब उस व्यक्ति को देखती है जिसका नाम जितेंद्र कुमार, तो सबसे पहले पुलिस उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो जितेंद्र कुमार है, जो कि एक सरकारी स्कूल में नाइट गार्ड की ड्यूटी करता है, आखिर यहाँ पे ना तो कोई लूट हुई है, ना कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से हत्या हो जाए। यानी ये जो मामला था, या तो ये किसी रंजिश का मामला था या तो किसी साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। अब दोस्तों पुलिस आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों से पूछताछ करती है, क्या किसी ने हत्या करने वाले व्यक्ति को या फिर इधर से किसी को निकलते देखा या फिर कुछ और, या फिर पुलिस वहाँ पे सीसीटीवी देखने की कोशिश करती है। लेकिन हर तरफ से पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है, कोई भी ऐसी एक तरीके से क्लू पुलिस को दिखाई नहीं पड़ता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कत्ल करने वाला आखिर है कौन। इधर जो पत्नी रेखा थी, इसका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वाले जो है वो इस पत्नी को दिलासा देते हैं, समझाते हैं। उसके बाद में रेखा जो है वो अपने पति की हत्या का केस दर्ज कराती है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होता है। धारा 299/23 के तहत ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ से शुरू करती है। उधर जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी गई थी वो डेड बॉडी भी आ जाती है और उसमें साफ हो जाता है कि जो मृतक है जिसका नाम जितेंद्र कुमार है, इसकी जो हत्या हुई है गोली लगने की वजह से हुई है। अब उसके बाद में डेड बॉडी एक तरीके से उसका पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। इधर पुलिस इस पूरे केस में अपनी छानबीन शुरू करती है। पुलिस अपनी टीमों का गठन करती है और उसके बाद में इस केस को एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से या फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ में पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने में लग जाती है। आखिरकार पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही होती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, बार बार जाती है, घर वालों से पूछताछ करती है, पत्नी रेखा से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति की किसी के साथ में कोई दुश्मनी या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो ऐसा कुछ, या फिर किसी ने तुम्हारे पति को कोई धमकी वगैरह दी हो। तो जो रेखा है वो पुलिस को सिर्फ यही बताती है कि उसके पति की ना तो किसी से दुश्मनी थी, ऐसे किसका नाम ले लिया जाए। यानी ये जो हत्या हुई है एक तरीके से अज्ञात लोगों ने की है। क्या दुश्मनी है, क्या वजह रही, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अब दोस्तों पुलिस हर एंगल से छानबीन कर कर थक जाती है, लेकिन पुलिस को इस पूरी घटना के अंदर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो हत्या हुई है वो इस वजह से हुई है और इस व्यक्ति ने की है। बड़ी मुश्किल थी पुलिस के आगे, क्योंकि कोई सबूत था नहीं। बड़ी ही चालाकी के साथ में यह हत्या की गई थी। उसके बाद में पुलिस जब अपनी टीमों का गठन करती है और अलग अलग तरीके से अलग अलग जो टीमें थीं वो अपनी छानबीन शुरू करती है, तो यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी अजीब बात दिखाई पड़ती है। दरअसल जो पत्नी रेखा है इसके अवैध संबंधों की बात सामने आती है। अब जब अवैध संबंधों की बात सामने आती है तो इस रेखा से एक तरीके से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। उसके बाद में जब रेखा से पूछताछ की जाती है तो पहले तो रेखा इधर उधर की बातें इसी तरीके से घुमाने लगती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस सही तरीके से अपने अंदाज में पूछताछ शुरू करती है तो उसके बाद में जो रेखा है ये पुलिस के सामने टूट जाती है। और उसके बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम पांडव सैफी, जो रघुपुर में जो 6 लेन का काम चल रहा है रोड का, उसी रोड पर ये व्यक्ति पांडव सैफी ये काम करता है। पांडव सैफी जो कि रहने वाला है हनुमान नगर जिला बस्ती का, नेपाल में जगह पड़ती है हनुमान नगर जिला बस्ती, वहीं का रहने वाला ये पांडव सैफी। अब दोस्तों जो 6 लेन का काम हो रहा है ना, रघुपुर 6 लेन का, इसमें बहुत सारे नेपाली ऐसे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं। वहीं पर ये पांडव सैफी भी काम करता था। इसी बीच में इसकी मुलाकात जो जितेंद्र कुमार है, इसकी जो पत्नी है रेखा, उससे होती है। जब इसकी मुलाकात उस रेखा से होती है तो उनके बीच में पहले एक तरीके से दोस्ती होती है। जब इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है उसके बाद में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और ये दोस्ती जो होती है धीरे धीरे में प्यार में बदल जाती है। और जब इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ में जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब उसके बाद में ये चीज़ें जो थी वो चलने लगती थी और लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया और इन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध थे ये चल रहे थे। जब कभी घर पे पति नहीं होता तो उसके बीच में इनके बीच में वही मिलना वाला, जो कि आज की मोहब्बत में आम बात है, क्योंकि अगर किसी से रिश्ते में जुड़ा जाता है तो सबसे पहले अवैध संबंध यानी कि शारीरिक संबंध, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें भले ही कितनी सावधानी से, कितनी ज़्यादा चालाकी से चल रही हों, लेकिन इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छुपाए छुप नहीं पाती। और इसी के तहत
जब इनके बीच में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि एक दिन जो जितेंद्र कुमार है उसको अपनी पत्नी के बारे में जो उसकी सच्चाई थी, उसके जो प्रेम संबंध थे, जो अवैध संबंध उसके पांडव सैफी के साथ में चल रहे थे जो कि रहने वाला नेपाल का है, तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। अब जब वो अपनी पत्नी से बात करता है तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होता है। अब ये झगड़ा जो था ये आम बात हो गई थी और आए दिन अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा था। जब आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा था, जो पति था जिसका नाम जितेंद्र कुमार, ये अपनी पत्नी पर काफ़ी ज़्यादा नज़र भी रखता, एक तरीके से उसके आने जाने इन सारी चीज़ों पे नज़र रखता। इस बात से जो रेखा थी ये इतनी ज़्यादा तंग आ गई तो उसने जो पांडव सैफी है उससे कहा कि उसका जो पति है क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अगर उसका पति नहीं होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान जब क्राइम करता है और क्राइम करने का जब सोचता है तो वो ये नहीं सोचता कि इस क्राइम करने का अंजाम क्या होगा। और इसी के तहत इन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई, प्लानिंग के तहत 2 और लोगों को इसमें शामिल किया। अब ये जो 2 और लोग थे ये इसी पांडव सैफी के दोस्त थे, जिसमें पहला नाम राहुल कुमार और दूसरा नाम कवि कुमार। ये दोनों जो कि रहने वाले इसी रुस्तमपुर इलाके के थे। अब इन दोनों को प्लान में बुलाया जाता है। उसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं। पत्नी कहती है कि उसके पति की जो हत्या होनी चाहिए वो नाइट ड्यूटी करते टाइम होना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि किसी अनजान व्यक्ति ने या फिर किसी ने लूटपाट के चलते उसके पति की हत्या कर दी। यानी ये जो केस था एक तरीके से लूटपाट का बन जाए और उसके बाद में इस केस का कभी खुलासा ना हो सके। उसके बाद में हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि क्राइम करने वाला क्राइम करने का सोचता है, अंजाम का नहीं सोचता। और इसी तरीके से इन्होंने भी अंजाम का नहीं सोचा। और ख़ासकर जो नेपाल के रहने वाला, जिनका नाम मैंने आपको बताया पांडव सैफी जो कि रहने वाले नेपाल के हैं, लेकिन भारतीय पुलिस को शायद बहुत अच्छे तरीके से जानते नहीं। इसलिए जब ये क्राइम होता है उसके बाद में उसकी हत्या कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और उसके बाद में जब पुलिस के पास ये पूरा केस पहुँचता है, भले ही इस केस में कोई सबूत नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन पुलिस अपनी एक तरीके से बहुत बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इस पूरे केस का खुलासा करती है। और आज जब इस पूरे केस का खुलासा होकर लोगों तक पहुंच रही है ये बात, तो हर कोई उस महिला जिसका नाम रेखा, उसके लिए सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि रेखा ने अपने ही हाथ से अपना सुहाग उजाड़ लिया और अब वो पूरी ज़िंदगी शायद जेल में गुजारेगी। अब दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो कि अवैध संबंधों में आकर अपने पति को अपनी प्रेमी के हाथों से इस तरीके से इस दुनिया से रुखसत करवाती है कि जिसके बाद में उसका जो पूरा परिवार है शायद अब ख़त्म ही हो गया। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि एक स्पीड में उन लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और शायद मैं पूरा कमेंट्स ना पढ़कर आप लोगों के नाम पढ़ लूँ, यही बेहतर होगा। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, पहला कमेंट आया, सर जी नमस्कार, मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी लें सर। मेरा नाम राम धीरज मौर्य है। तो राम धीरज मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है कि कृपया करके कहानी जो सुनाया करें उनकी उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी उम्र बता दिया करें, वो दोनों महिलाएं किस उम्र की थीं, ऐसा वैसा। धन्यवाद। तो इनका नाम है कुलदीप यादव जी। तो कुलदीप यादव जी, मैं ध्यान रखूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अविनाश कुमार का है, लिखते हैं भाई आपका मैं सभी वीडियो देखता हूं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। मोहम्मद रियाज है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। उसके बाद में अनिल सालंकी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में सिकंदर चकी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। फौजिया खान लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं क्या हो रहा है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये आम हो रही हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये शुभम मिश्रा का है, लिखते हैं सर आपकी कहानी की ऐसी आदत हो गई है कि आपकी कहानी सुने बगैर और आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। गुजरात राजकोट से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वो कमेंट्स है बलराज सिंह का और ये लिखते हैं महिलाओं को अपने घर वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो ये जो कहानी सुनते हैं बलराज सिंह, ग्राम बा पोस्ट पुरैनी, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। उसके बाद में अंजरुल शेख हैं, लिखते हैं माशाल्लाह भाई आपकी आवाज़ मस्त है, मैं आपका हर वीडियो देखता हूं, भाई धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, माय नेम इज़ अख्तर अली, मैं गोरखपुर से हूं और मैं बहरीन में हूं और वहीं से आपकी स्टोरी सुनता हूं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अंशु मौर्य हैं, लिखते हैं अंशु मौर्य फ्रॉम प्रयागराज, आपकी सारी स्टोरी सुनता हूँ, भाई आपका धन्यवाद। कुंदन पाल जी कॉमेंट्स करते हैं, नासिर पठान जी कॉमेंट्स करते हैं। उसके बाद में वेस्ट
वेस्ट ट्यूबर हैं, लिखते हैं कहानी सुनो ज़ुबानी सुनो मज़े लो, व्यूज़ के लिए कुछ भी एक खबरों का प्रमाण दिया करो वरना पछताओगे किसी दिन। भाई ऐसा नहीं है, आप अगर गूगल करेंगे तो ये सारी कहानियाँ जो हैं ये आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये रविंद्र है, लिखते हैं सर नमस्कार, बीकानेर खूजावाला की एक न्यूज़ है, उस पर मर्डर की कहानी है, उसमें 2 पुलिस वाले शामिल हैं। तो इस तरीके की अगर कहानी है मैं एक बार कल इस पर रिसर्च करता हूँ, अगर होगी तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। उसके बाद में राम धीरज हैं, ये अपना हार्ट्स बनाते हैं। उसके बाद में सुबोध कुमार जी लिखते हैं। उसके बाद में नवजोत सिंह हैं, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में MD ज़मीर हैं, लिखते हैं साबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, और बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। उसके बाद में मलूहच हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये राम धीरज करके लिखते हैं। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है लिखते हैं जल्दी हुआ भाई, बनारस के बहू के सामने केस है। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में कुर्बन त्यागी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। रेहान लिखते हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी अपना कमेंट्स करते हैं। और उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर मेरा नाम ज़रूर लेना। तो राम धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में MR डायनो हैं, गलत काम का गलत अंजाम। उसके बाद में देव मेहरा है, लिखते हैं घोर कलयुग आ गया है। उसके बाद में सुनील चौधरी जी हैं जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सचिन कुमार का है और ये बक्सर बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अब्दुल मन्नान है, अंडोमाल बिलशरपुर बिजनौर UP से हमारी कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोग के आए थे, और आशा करता हूँ आज की जो कहानी हमने आप लोग को सुनाई है ये आप लोग को डेफिनेटली पसंद आई होगी। और हमारी कहानी सुनाने में अगर कोई गलती होती है, ये कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है उसमें कुछ चेंज हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप लोग वो कमेंट्स में लिख दिया करें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आपके कमेंट्स से हम में काफ़ी सुधार आएगा और आप एक तरीके से हमारी फैमिली की तरह हैं। तो आप बता सकते हैं कि कहानी में क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।